आत्म नमन स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कुछ होता है? अगर कुछ होता है तो इसकी कोई स्टेजेस होती हैं? स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, क्या यह कुछ होता है? आध्यात्मिक विकास, और यदि होता है तो क्या इसकी कुछ स्टेजेस हैं? यह प्रश्न शाश्वत प्रश्न जैसा है, हमेशा खड़ा रहता है कि आध्यात्मिक विकास क्रमिक है अथवा यह एक छलांग है। आध्यात्मिक विकास क्या क्रमिक विकास होता है या एक छलांग है? इसको समझने के लिए बहुत तौर तरीकों से समझने पड़ेगी ये बात। एक तो यह देखो कि विकास किसका होगा। विकास होगा किसका? क्षुद्र का। क्षुद्र का विकास होगा। तो यदि क्षुद्रता को जिया जा रहा है तो उसका विकास होगा। तो उसको विकास को फैलाना पड़ेगा। क्षुद्र को विराट होना पड़ेगा। विराट होते 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 अनंत होना पड़ेगा, और तब जाकर के बात बनेगी। भगवान महावीर का जो मार्ग है वो संकल्प का मार्ग है। उसमें जो है अपने मैं को बड़ा करना है। मैं यानी अहंकार, सेपरेशन, क्षुद्रता, अपनी सीमा, अपनी परिभाषा, अपने गुण, है ना। हम अपने गुण यदि बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि इतने ही हमारे गुण हैं। अपनी विशिष्टता बता रहे हैं तो अपनी सीमा बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी विशिष्टता बता रहा है मतलब अपनी सीमा बता रहा है कि बस इतना ही है, वह इसके बाहर कुछ नहीं है। वह अनंत असीम निर्गुण नहीं है, वह विराट नहीं है। कितनी भी विशेषताएं हो उसकी, तो क्षुद्रता की ही विशेषताएं तो होती है। अनंतता की कोई विशेषता नहीं होती। अनंतता की कोई विशेषता नहीं होती। सारी विशेषताएं क्षुद्रताओं की होती हैं। तो कोई क्षुद्रता को यदि जी रहा है तो वह विकास की बात करेगा, विकास की तरफ बढ़ेगा। यह विकास जो है भगवान महावीर के हिसाब से अपने मैं को फैलाना है, और फैलाकर अनंत असीम निर्गुण निराकार, मतलब सब मैं में ही समा जाए। वैसे गीता के हम सुनते हैं प्रवचन, भगवान कृष्ण के उपदेश सुनते हैं। उसमें कहते हैं ना, फलानों में मैं यह हूँ, ठिकानों में मैं यह हूँ, इसमें मैं यह हूँ, इसमें मैं यह हूँ। वो फैलाने जैसी बात है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें चॉइस है। थोड़ा वो एक अलग थीम है, अलग बात है कि उसमें मैं यह हूँ, सब नहीं हूँ, यह हूँ। भगवान महावीर वाला क्या है कि मैं सब हूँ, जो कुछ है वह मैं हूँ। संकल्प की यात्रा। ये कौन सी यात्रा हुई? संकल्प की यात्रा। तो संकल्प की यात्रा जो है बड़ी कठिन यात्रा है। 12 साल जो तप किया है महावीर ने, बड़ा कठोर तप किया है, बड़ा भयानक हठयोग किया है। सारा हठयोग जो है वही है, संकल्प की यात्रा है ना। हठयोग क्या है? संकल्प की यात्रा है। बहुत कठिन यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा है। इसमें कोई किंतु परंतु कुछ चलता ही नहीं है। इसमें अपने हठ को बिल्कुल आगे तक ले जाना है, और उसमें जरा भी ऊंच नीच हो गई तो स्कूल का बस्ता वापस मिल जाएगा। जरा भी कमी कमजोरी रह गई तो स्कूल का बस्ता इंतजार कर रहा है। ये संकल्प की यात्रा है। हालांकि समर्पण में भी यही है। 2 मार्ग हैं, संकल्प और समर्पण। कि समर्पण में भी यही होता है कि समर्पण जो है या तो होता है या नहीं होता है। 99%, 98%, 95% होता ही नहीं, या तो होगा या नहीं होगा। लेकिन जो है संकल्प के मार्ग में ग्रेजुअल ग्रोथ होती है।
उसमें क्रमिक विकास होता है, ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। संकल्प का मार्ग ग्रेजुअल ग्रोथ का मार्ग है। मैं अपने मैं को विस्तार दे रहा हूँ, दूसरों के साथ थोड़ा ज़्यादा सहज हो रहा हूँ, ज़्यादा संतुलित हो रहा हूँ, ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो रहा हूँ और अपने आप को फैला रहा हूँ। तो ये जो है संकल्प का मार्ग ग्रेजुअल ग्रोथ का मार्ग है। संकल्प का मार्ग जो है ग्रेजुअल ग्रोथ का मार्ग है। अब एक और तरीके से देखो, ग्रेजुअल ग्रोथ तो वैसे ही चल रही है, तो मनुष्य के स्तर की अपन ने बात कर ली ना, ऐसे तो ग्रेजुअल ग्रोथ चल ही रही है कि वह जो है तत्वमसी जो वही है, वह जो है अपने आप को विरूप में प्रकट कर रहा है, सीधे स्टोन में, है ना। और स्टोन से यात्रा वापस परम चैतन्य की हो रही है। तो वह जड़ तत्व है स्टोन। जड़ तत्व का अर्थ क्या है? कम चैतन्य। जड़ तत्व का मतलब ऐसा नहीं होता कि चैतन्य उसमें है ही नहीं, वह कम चैतन्य, सबसे कम चैतन्य। तो वहां से वह चल रहा है और फिर वापस परम चैतन्य की यात्रा है। यात्रा वहां पर भी, ग्रेजुअल ग्रोथ वहां पर भी है ना। पत्थर टूटेगा, है ना, टूटेगा, क्या होगा? कंकड़ बनेगा, रेत बनेगा, बालू बनेगा, शैवाल बनेगा, अमीबा बनेगा, कवक बनेगा, वनस्पति बनेगा, जलचर बनेगा, नभचर बनेगा, थलचर बनेगा। इस प्रकार से अभी तो ग्रेजुअल ग्रोथ ही है। ग्रेजुअल ग्रोथ ही तो है ना। तो एक तो है ग्रेजुअल ग्रोथ है, लेकिन मनुष्य होने के बाद क्या स्थिति होती है? तो मनुष्य होने के बाद में दोनों चीजें हैं। ग्रेजुअल ग्रोथ यानी संकल्प की साधना, और समर्पण यानी कि छलांग। समर्पण का क्या अर्थ है? छलांग। अंततः तो ऐसा ही होगा, अंततः तो ऐसा ही होगा कि संकल्प की यात्रा भी एक स्टेज तक ले जाती है और उसके बाद में छलांग ही लगती है। अंततः तो छलांग ही लगनी है। लेकिन जो संकल्प की यात्रा है वह ग्रेजुअल ग्रोथ की भ्रांति देती रहती है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, अपने आप को फैला रहे हो। अब जो है संघर्ष जो है, द्वंद्व बहुत ज़्यादा है। यदि क्षुद्रता ज़्यादा है तो तुम यदि बहुत छोटे दायरे को जी रहे हो, है ना, बिल्कुल अपने आप में ही हो, अपने छोटे ही दायरे को जी रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में संघर्ष और द्वंद्व ज़्यादा होगा। तुम अपने परिवार वालों के साथ में भी संघर्ष में रहोगे, मित्रों के साथ भी संघर्ष में रहोगे, सबके साथ संघर्ष में रहोगे। मित्र बना ही नहीं पाओगे तुम। बहुत छोटे दायरे को यदि जी रहे हो तो तुम मित्र बना ही नहीं पाओगे। तुम संघर्ष ही संघर्ष में रहोगे और तुम इसे फैलाते हो। तो जिनके प्रति तुम फैलाते हो उनके प्रति तुम थोड़े सरल होते हो, थोड़े सहज होते हो, थोड़े सहनशील होते हो, है ना। सहनशीलता बढ़ाते हो जहाँ जहाँ तुम अपना विस्तार करते हो। मेरा, मैं और मेरे के प्रति तुम सहनशील होते हो। बच्चे कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं ना, मेरे बच्चे हैं तो भी सह जाते हैं, अरे मेरे बच्चे हैं क्या करूं, सह जाते हो। जहाँ मेरा है थोड़ा सह जाते हो। तो मेरे का विस्तार है, एक मेरे का विस्तार है, एक मैं का विस्तार है। तो मैं के विस्तार में तुम ज़्यादा सहज होगे। पहले तो मेरे के साथ तो संघर्ष ज़्यादा है। यह मेरा है और यह तेरा है, तेरे को मेरा करना है ना, तेरे को मेरा करना है, इसमें संघर्ष ज़्यादा है, वो अलग किस्म का मार्ग हो गया। एक मैं का विस्तार है कि मैं अपनी अनुभूति इनमें भी कर रहा हूँ, इनमें भी कर रहा हूँ, इनमें भी कर रहा हूँ, फैलाता हूँ अपने मैं को। पेड़ों के साथ लिपट जाता हूँ और आंखें बंद करके खो जाता हूँ कि पेड़ मैं ही हो गया, पेड़ बचा ही नहीं। तो जो जो विस्तार है, नदी, पर्वत, तारे, आकाश, सूरज, सब में मैं अपने मैं का विस्तार करता चलता हूँ।
तो हाइपोथेटिकल होगा शुरू में, ये होगा तो हाइपोथेटिकल, लेकिन फिर भी जो है कुछ घटता है, कुछ घटता है, कुछ तरलता आती है और क्रमिक विकास जैसा होता है उस व्यक्ति में। कुछ उस हाइपोथेसिस के कारण कुछ ऐसा घटता है, कुछ ऐसा घटता है कि वह सरल और सहज होने लगता है, सरलता सहजता उसमें कुछ दिखने लगती है, फैलता चलता है, फैलता चलता है, लेकिन होता हाइपोथेटिकल है। वह फैलाव जो है होता हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल नहीं होता है वह एक्चुअल नहीं होता है, होता हाइपोथेटिकल ही है। एक स्टेज के बाद में सब होते 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 फिर एक समय ऐसा आएगा जहां पर यह लगेगा कि हम किन्हीं भ्रमों को जी रहे हैं और द्वैत तो है ही नहीं, द्वैत हमारा क्रिएटेड है, द्वैत हमारा क्रिएटेड है और मैं का विस्तार भी हमारा क्रिएटेड है। दोनों दिखेगा कि द्वैत जो हमारा क्रिएटेड है, हम द्वैत को निर्मित करते हैं और अपने मैं के विस्तार को भी हम निर्मित करते हैं। यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ। वह भी इम्पोज करना है, द्वैत को भी इम्पोज कर रहे हैं, अपने मैं को भी इम्पोज कर रहे हैं। दोनों इम्पोज करना ही है और दोनों एक साथ गिर जाएंगे कभी। जैसे ही गिरेंगे तो समर्पण घटेगा। संकल्प का अंत जो है समर्पण पर ही है, और समर्पण यानी छलांग। तो वहाँ आपने सारे गुणा भाग विड्रा कर लिए, गुणा भाग विड्रा कर लिए तो समर्पण हो गया। समर्पण हो गया तो एक है ही, सारे भ्रम टूट गए। है तो सब इल्यूजन ही ना, सारा द्वैत जो है इल्यूजन ही है, इल्यूजन का ही तो गिरना है। हम उस इल्यूजन को बड़ी उससे संभालते हैं, बड़ी जिद से संभालते हैं। अपने इल्यूजन्स को हम बड़ी जिद से संभाल रहे होते हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि यह सही है। और संभालने का अर्थ है कि हमें लगातार उसे संभालते रहना पड़ता है। उस इल्यूजन को जिंदा रखने के लिए लगातार कोशिश करते रहना पड़ता है, लगातार हमें कुछ करना पड़ता है। नहीं तो इल्यूजन को संभाला नहीं जा सकता। झूठ को संभालोगे कैसे? झूठ को लगातार दोहराते रहना पड़ता है, तभी तुम उसे संभाल पाते हो। और दोहराने के कारण झूठ सत्य लगने लगता है। गोएबल्स ने भी एक सिद्धांत दिया है। गोएबल्स का सिद्धांत है ना, एक झूठ को यदि बार बार बोलोगे तो सत्य प्रतीत होने लगता है। सिद्धांत है ना, किसी झूठ को यदि बार बार दोहराओगे तो सत्य प्रतीत होने लगता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे सत्य चल रहे हैं जो सत्य है ही नहीं, उस झूठ को बार बार दोहराया जाता है। मुद्रा क्या है? सत्य है। जो मुद्रा चलती, करेंसी चलती है, क्या सत्य है क्या? वो कागज के नोट वोट नहीं चलते। अरे मोबाइल पे वो बटन दबाओ तो इधर उधर हो जाता है कुछ, हाँ? वो क्या सत्य है क्या? काम करता है, व्यवहारिक सत्य है, लेकिन क्या पारमारिक सत्य है क्या? तो लेकिन उसको बार बार दोहरा करके स्वीकार कर लिया गया है ना। क्रिप्टो करेंसी आई, ठीक है ना, लोगों ने कहा ऐसा कुछ होता है क्या? इसके पीछे कोई बैकअप है ही नहीं, कोई सरकार नहीं खड़ी है किसी देश की, कोई अपना रिजर्व बैंक नहीं खड़ा है, तो ऐसा होता है क्या? लेकिन वह दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। क्रिप्टो करेंसी आज सत्य है। क्रिप्टो में पेमेंट करके बहुत सारे देशों में तुम अपना गाड़ियाँ, बंगला, ये वो सब कुछ खरीद सकते हो। क्रिप्टो चलने लगा है। क्रिप्टो को तुम वापस सेल करके ये वाली करेंसी भी ले सकते हो, ठीक है ना, जिसका कोई बैकअप है। इनका कोई बैकअप नहीं है तो भी चल रहा है, विदाउट बैकअप चल रहा है ना।
तो एक कोई भी असत्य है उसको बार बार दोहराया जाए तो सत्य की तरफ लगने लगता है, सत्य की तरह व्यवहार में आने लगता है, व्यवहारिक सत्य हो जाता है। वह कैसा हो जाता है? व्यवहारिक सत्य होता है। झूठ जो बार बार दोहरता है वह व्यवहारिक सत्य का हिस्सा हो जाता है। तो अपने सारे व्यवहारिक सत्यों को तो देखो, संसार के जितने भी काम चलाऊ सत्य हैं उनको देखो तो सही, वो है क्या? झूठ ही तो है, झूठी मान्यता ही तो है। मान्यता का मतलब ही झूठ होता है। मान्यता कोई भी हो वह झूठी होती है। मान्यता का अर्थ है कि वह एक्चुअली है नहीं, लेकिन हम इसे मान ले रहे हैं, सामूहिक रूप से मान ले रहे हैं, काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में मान ले रहे हैं। मान्यता का यह अर्थ होता है कि एक्चुअली वह एग्जिस्ट नहीं करती, वह चीज वह है नहीं, लेकिन हम चलो मान लेते हैं। यह मान्यता होती है। मान्यता का मतलब होता है काम चलाऊ झूठ, काम चलाऊ सार्वभौम झूठ, मान्यता का यह अर्थ होता है। काम चलाऊ सार्वभौम झूठ, यह मान्यता है। तो सारा संसार जो है मान्यताओं के दम पे चलता है। नैतिकता पूरी मान्यता है। अच्छा, नैतिकता तो सार्वभौम होती भी नहीं। तुम्हारे रीजन में किसी चीज को नैतिक माना जाता है, दूसरे रीजन में उसे अनैतिक माना जाता है। तो ये जो है किसी समूह के द्वारा किसी काम चलाऊ झूठ को मान्यता दे दी जाती है, तो मान्यता हो गई। बहुत सारे रिचुअल्स भी करते हो ना, उसके पीछे का कुछ अता पता है नहीं, बस करना है कर लेते हो। मान्यता है जी, मान्यता है तो कर लेते हैं, अता पता कुछ है नहीं, उसका उपयोग क्या है, लाभ क्या है, यूजफुल है या नहीं है, मतलब ही नहीं, बस कर देना है। इन मान्यताओं का जो विसर्जन है, जिस अनुपात में विसर्जन होता है उस अनुपात में तुम्हारी ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। मतलब तुम्हारे गार्बेज का जो बोझ है, बहुत बड़ा जो बोझ है गार्बेज का, वह क्रमशः कम होते चलता है। तो वह तुम्हारा ग्रेजुअल विकास है, ग्रेजुअल ग्रोथ है। कुछ भ्रांतियां डिजॉल्व हुई, कुछ भ्रांतियां डिजॉल्व हुई, तो ये तो ग्रेजुअल ग्रोथ और क्या कहलाई, क्रमिक विकास क्या कहलाया? कि तुम्हारा गार्बेज जो है कम होते जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास गार्बेज बचेगा ही नहीं, ठीक है ना, बचेगा ही नहीं, तब एक्चुअली वो छलांग होती है। क्या है कि पूरा गार्बेज तुम कभी खत्म कर ही नहीं सकते, पूरा गार्बेज तुम कभी खत्म ही नहीं कर सकते अपने इन प्रयासों से, जिन प्रयासों से तुम लगे हुए हो। हाँ, ये प्रयास जरूरी है, इनसे तुम काफ़ी गार्बेज कम कर लेते हो। एक स्टेज ऐसी आती है कि तुम्हें लगता है गार्बेज तो पता नहीं कितना है, कम करते जा रहे हैं, लेकिन उसका तो अंत दिखता ही नहीं है, गार्बेज का तो अंत दिखता ही नहीं है। तो एक छलांग लग जाती है, तुम उस गार्बेज को पूरा एक साथ ही फेंक देते हो। अभी तुम जो है ना छांट छांट के फेंकते हो, पूरा गार्बेज एक साथ फेंकने के लिए तुम राजी होते ही नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि तुम जनरली राजी नहीं होते हो। तुमको लगता है कि नहीं, ये गार्बेज नहीं है, ये मूल्यवान चीज़ें हैं, मूल्यवान धारणाएं, मूल्यवान मान्यताएं। और जब तुम इन्हें विसर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तुम एक एक को ठोक बजा के छांटोगे, देखोगे, एक एक को ठोक बजा के छांट के देखोगे, फिर लगेगा कि हाँ हाँ यह मान्यता है, चलो इसको छोड़ देता हूँ, यह नहीं इसको बचा लेता हूँ, नहीं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं इसको बचा लेता हूँ। मतलब तुम्हारे लिए बहुत सारी मान्यताएं बड़ी मूल्यवान है, तुम सबको एक साथ नहीं छोड़ पाते। वह प्रज्ञा, वह विजडम जागेगी या गुरु का धक्का लगेगा, कुछ गुरु धक्का देगा, कुछ चोट मारेगा बड़ी, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें पूरा गार्बेज गार्बेज की तरह दिखेगा। पूरा गार्बेज गार्बेज की तरह दिख गया तो तुम अचानक उसे फेंक दोगे। यह समर्पण है, इसमें कि यह कोई मूल्यवान चीजें नहीं है, मैं उठा के फेंक देता हूं और समर्पित हो जाता हूं कि अब जैसा होना है हो, बगैर मान्यताओं के मैं जीने के लिए तैयार हूं। समर्पण का क्या अर्थ है? कि मैं बगैर मान्यताओं के लिए जीने के लिए तैयार हूं।
अभी तुम्हें लगता है कि मान्यताओं के बगैर मैं जीऊंगा कैसे? तुम्हें भरोसा नहीं आता, भरोसा बिल्कुल नहीं आता, अंदर से तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो कि बिल्कुल बगैर मान्यताओं के मैं जीऊंगा कैसे? मेरी सभ्यता का क्या होगा, मेरी नैतिकता का क्या होगा, मेरे व्यक्तित्व का क्या होगा, मेरे ज्ञान का क्या होगा? फिर इसी के पीछे पीछे सबकॉन्शियस माइंड के कुछ फियर्स होते हैं, हिडन फियर्स होते हैं। मेरे धन का कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? मैं मान्यताओं को छोड़ दिया तो मुझे धन भी झूठ लगेगा, पर धन छोड़ के जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल से कमाया है मैंने धन, इस धन का क्या होगा? मान्यताएं छूट गई तो फिर बैंक जाके वो धन निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, उसका यूज करूंगा कि नहीं करूंगा? मान्यताएं छूट गई तो फिर मैं परिवार के साथ रहूंगा कि नहीं रहूंगा? परिवार भी तो एक मान्यता है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब मान्यता ही तो है। मेरा तेरा तो कुछ होता ही नहीं है, तो मेरे परिवार का क्या होगा? कि मान्यताओं में जाओगे तो मान्यता, हर चीज तो मान्यता ही है। मेरा राष्ट्र, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे लोग, मेरी जाति, मेरा धर्म, ये सब है क्या? मान्यता ही तो है ना। और क्या है? मेरा मित्र, मेरा दुश्मन, ये सब मान्यता है। कौन किसका क्या है? कुछ भी नहीं है। न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पुत्री है, न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का संबंधी है। सब मान्यता ही तो है। तुम्हें लगता है नहीं जी नहीं, मान्यता नहीं है, हम तो फलाने के गर्भ से पैदा हुए तो वो हमारी माँ है। तुम पैदा हुए हो, अरे पैदा होना भी मान्यता है। तुम और पैदा हुए हो, तुम कहते हो नहीं नहीं ऐसा होता है, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। अच्छा, तुम बड़े भी होते हो, इस मान्यता को भी जीते हो कि तुम पैदा होते हो, बड़े होते हो, फिर तुम मर भी जाते हो। तुम मरते भी हो सच में? तुम बच्चे होते हो, तुम जवान होते हो, तुम बूढ़े होते हो सच में? तुम ही होते हो। तुम बच्चे से जवान होते हो, तुम जवान से बूढ़े होते हो, बूढ़े से तुम फिर मर जाते हो। सच में मरते हो तुम? देखो तो अपनी मान्यताओं को देखो तो सही कि तुम पैदा होते हो और तुम मरते हो। अरे तुम्हारी मान्यताएं पैदा होती हैं, तुम्हारी मान्यताएं मरती हैं। तुम कैसे पैदा होगे? तुम पैदा होगे कैसे? तुम मरोगे कैसे? कोई मर गया तो फिर वापस जिएगा कैसे? वापस है? कोई मर गया तो वापस जिंदा कैसे हो गया? मर गया तो बात खत्म हो गई ना, वापस जिंदा कैसे होगा? अपनी मान्यताओं को देखो तो सही। तुम क्या क्या नहीं मानते? तुम तो मानते हो कि तुम इतने साल के हो गए, तुम इतने साल के हो गए, इतने बड़े हो गए। तुम यह भी मानते हो कि सन 2025 चल रहा है, 2025 ही है ना? अच्छा 24, अच्छा 2024 चल रहा है। अब हमें थोड़ा सा वो गुणा भाग ज़्यादा याद नहीं रहते। बोले 2024 चल रहा है और तुम्हारे लिए सत्य है 2024, परम सत्य है। अरे व्यवहारिक सत्य रहे वो तुम्हारे लिए परम सत्य हो जाते, पारमार्थिक सत्य हो जाते। तुम समय को जी रहे हो, समय की मान्यता को जी रहे हो, ऐसे जी रहे हो जैसे वो सत्य है। तुम जन्म को जी रहे हो, मृत्यु को जी रहे हो, तुम बचपन को जी रहे हो, जवानी को जी रहे हो, बुढ़ापे को जी रहे हो। कितनी मान्यताओं को तुम जी रहे हो। तुम्हें लगता है तुम पैदा होते हो, तुम मरते हो। तो मान्यताओं के जंजाल जो हैं इतने, इन जंजालों से मुक्त कब होगे? इनकी व्यर्थता कब पता चलेगी? जागोगे तब तो पता चलेगी। जागो, होश में आओ, तब तो मान्यताओं की व्यर्थता पता चलेगी। लेकिन तुम जागने के लिए तैयार नहीं हो। तुम उसमें से कुछ चीजें छांट करके फेंकना चाहते हो अपनी मान्यताओं में से। मान्यताओं की जो बहुत विशाल टोकरी है, उस टोकरी में जितनी मान्यताएं हैं उसमें से कुछ मान्यताएं तुम छांट के फेंकना चाहते हो। फिर तो कहते हो नहीं नहीं ये मान्यता यूजफुल है,
ये मान्यता नहीं है, सच है। ये मान्यता नहीं है, सच है। अधिकांश मान्यताओं को तुम मान्यता नहीं, तुम सच की तरह निरूपित करते हो। अभी देखो, मान्यताओं को जीने के लिए मान्यता के रूप में नहीं जिया जा सकता। वो तुम्हारे लिए सच है, तब इसलिए तुम उसे जी रहे हो, तुम संभाल के रखे हो, तो तुम्हारे लिए मान्यता नहीं है, तुम्हारे लिए सच है, इसलिए तो तुमने उसे संभाल के रखा है। कोई मान्यता को कैसे संभाल के रखेगा? अरे सच होगा तभी तो संभाल के रखा होगा ना। यदि ठीक से पता चल जाए कि ये सच नहीं, मान्यता है, तो तुम उसे ढोगे कैसे? जब कूड़ा कूड़े की तरह दिखेगा तो तुम उसे ढोगे कैसे? संभव है क्या? व्यर्थ व्यर्थ की तरह भास जाए तो वहीं छूट जाता है, उसे ढोया नहीं जा सकता। व्यर्थ को तुम ढो नहीं सकते। तुम व्यर्थ कहते हो, ऊपर से कहते होगे, तुम्हारे लिए वो सार्थक है, इसलिए तुम उसे ढो रहे हो। ढो रहे हो का अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए वो सार्थक है। मान्यता 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 करते हो, कहने की बात है, मान्यता नहीं, वो तुम्हारे लिए सच है। हम कितना भी कह लें, तुम कहोगे नहीं जी, मैं पैदा होता हूं, मैं फलाने सन को पैदा हुआ, और फिर मरूंगा भी। तो मरने से तुम्हें डर भी लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि तुम मरने वाले हो। मृत्यु तुम्हारे लिए मान्यता नहीं है, तुम्हारे लिए सच है। तुम्हारे लिए जन्म भी सच है तो मृत्यु भी सच है। तुम जन्म की मान्यता से ग्रस्त हो तो मृत्यु की मान्यता से भी तो ग्रस्त हो गई ना, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। यदि तुम पैदा होते हो, तुम मानते हो कि तुम पैदा होते हो, तो तुम मरोगे, तो मरने का भय तो तुम्हें होगा ही होगा, है ना। यदि तुम बच्चे हो तो जवान होगे, जवान हो तो बूढ़े होगे, है ना। तुम बुढ़ापे को जियोगे, तुम जवानी को जियोगे, बुढ़ापे को जियोगे, मृत्यु को जियोगे। तुम्हें ये नहीं दिखता कि जी कौन रहा है। ये तो बचपन तो आया और गया, जवानी आई और गई, बुढ़ापा आया और गया, हाँ, मृत्यु भी आएगी और जाएगी, जन्म भी आएगा और जाएगा। ये किस पे आता जाता है? उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम अपनी मान्यताओं को जी रहे हो, मान्यताओं का समूह तुम हो। इस गार्बेज का विसर्जन होना है, और तुम कैसे तैयार होगे गार्बेज के विसर्जन के लिए? तुम तैयार कैसे होगे अपने गार्बेज के विसर्जन के लिए? अरे तुम गार्बेज ही हो, तुम ही गार्बेज हो, तुम गार्बेज का जोड़ हो, तुम इन मान्यताओं का जोड़ हो। तुम इससे को विसर्जित करने के लिए तैयार कैसे हो जाओगे? मैं कूड़ा फेंक दूं, अरे मैं कैसे कूड़ा फेंक दूं? अरे तुम ही कूड़ा हो, तुम अपने आप को फेंकोगे कैसे? कोई मैं है और कोई कूड़ा को ढो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। तुम कूड़े का जोड़ हो। यदि कूड़ा जिस दिन फेंक दिया जाता है तो मैं भी फेंका जाता है, मैं बचता ही नहीं पीछे। यदि पूरा गार्बेज, पूरी मान्यताओं का गार्बेज यदि फेंक दिया गया तो पीछे कोई मैं नहीं बचता। वह गार्बेज के जोड़ से मैं की भ्रांति पैदा होती है। उस गार्बेज के जोड़ से मैं की भ्रांति पैदा होती है। इसलिए तुम मान्यताओं को फेंकने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि तुम ही तो हो मान्यताएं। मान्यताओं का जोड़ तुम ही तो तुम हो। तुम हो गार्बेज की टोकरी, तुम ही हो गार्बेज की टोकरी। तुम अपने आप को फेंकने के लिए राजी कैसे होगे? मर न जाओगे, महामृत्यु न हो जाएगी? तुम्हारी अकूत संपदा ये मान्यता ही तो है, झूठी मान्यता, यही तुम्हारी अकूत संपदा है, ये तुम्हारा होना है। इसको फेंकते ही तुम गायब हो जाओगे। इसे फेंकोगे, यदि ये पूरी फिका जाए तो तुम मर जाओगे, सचमुच में मर जाओगे, महामृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारी क्या हो जाएगी? महामृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पीछे तुम बचोगे ही नहीं। यदि एक साथ सब फेंक दिया तो तुम बचोगे ही नहीं, तुम ही फिक जाओगे, तुम ही फिक जाओगे। सारी मान्यताएं विसर्जित हो गई तो तुम पीछे बचोगे ही नहीं, महामृत्यु का बोध होगा। इसी को कहते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी, मरो हे जोगी मरो,
मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। जब प्रज्ञा जागेगी, विजडम जागेगी, तो पता चलेगा जो भी ज्ञान है सब गार्बेज है, जो भी मान्यताएं हैं सब गार्बेज है, जो भी नॉलेज है सब गार्बेज है। तुमने जो भी बटोरा है, एवरीथिंग इज गार्बेज। तुम कौन हो? ग्रुप ऑफ गार्बेज। तो गार्बेज विदा हो जाएगा, गार्बेज विसर्जित हो जाएगा, तो तुम भी विसर्जित हो जाओगे, मर जाओगे, महामृत्यु घटेगी। और यह महामृत्यु कैसी है? मीठी है। मरो मरण है मीठा। यह मृत्यु मीठी मौत है, उसके बाद ही आनंद आता है। अब तुम्हें लगता है कि ये मान्यताएं जो हैं, इन मान्यताओं को जीने से आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, है ना? इसलिए तो मान्यताओं को संभाल कर रखे हो ना भाई। धन है ना तुम्हारे लिए, परम धन है ना तुम्हारी मान्यताएं। तुम धन क्यों बटोरते हो? कि धन से आनंद मिलेगा, धन से तुम्हारी सहूलियतें मिलेंगी, सहूलियतों से आनंद मिलेगा। तुम अपनी मान्यताओं को क्यों संभालते हो? कि मान्यताओं से तुम्हें आनंद मिलेगा। ये तो परम धन है ना तुम्हारा। और इन मान्यताओं को तुम जीते रहते हो, अपडेट करते रहते हो, संभाले रहते हो, और इससे आनंद फलित होता नहीं है। आनंद फलित नहीं होता, लेकिन तुम इतने बेहोश हो, इतने महामूर्ख हो कि तुम्हें जो है समझ आती ही नहीं है, राइट विजडम जागी नहीं है, प्रज्ञा जागी नहीं है। प्रज्ञा जागे तो पता चलेगा कि इन मान्यताओं को ढोते 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 कभी कुछ मिला ही नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, और ठीक कुछ होता ही नहीं है। समझ में नहीं आता तुम्हें? इतनी उम्र गंवा दी कि यह ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, ये घर मकान हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये गाड़ी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, ये नौकरी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, ये धन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अरे तुम सब करते जा रहे हो और ठीक तो कभी कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम्हें होश नहीं आता, अकल नहीं आती कुछ? इतनी समझदारी नहीं आ रही कि ठीक कुछ हो ही नहीं रहा है? कर करके तुम हारते नहीं हो। अरे इतना कुछ किया, कर करके तुम हारते नहीं हो। ठीक से हार जाओ, सम्यक समझ होगी, ठीक से देखोगे, सम्यक दृष्टि होगी, तो व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखेगा और तुम हार जाओगे कि यहां कुछ ठीक होने वाला नहीं है। ठीक करने की कोशिश ही मूर्खता है, ठीक करने की कोशिश ही मूर्खता है। यहां ठीक कुछ होता ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, उससे बिगड़ता ही है, बनता कुछ नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, उससे बनता कुछ नहीं, बिगड़ता ही है। कोई टेम्पररी भ्रांति जरूर पैदा हो सकती है, टेम्पररी होगी। यहां पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, और खो खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। तुम कितना ही पालो, कुछ नहीं पा सकते। अरे कितना ही पालो, कितना पाने वाले लोग कहते हैं बीत गया, रीत गया, बीत गया, रीत गया करते हैं, कविताएं लिखते हैं। जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, हाथ में कुछ आया नहीं। 3 बार प्रधानमंत्री रह गए और हाथ में कुछ आया नहीं। वो बड़े बड़े अरबपति मरते हैं, कहते हैं हाथ में तो कुछ आया नहीं। वो भी छटपटाते होंगे कि एक बैंक अकाउंट जो है उधर खुल जाए दूसरी जगह जहाँ जानने वाले हैं, और वहाँ का कोई नेफ्ट सिस्टम आ जाए, NEFT, जिससे ये वाला माल उधर ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन कोई क्लू मिलता ही नहीं कि वहाँ बैंक है कहाँ, उसका अकाउंट खुलेगा कैसे। यही छूट जाता है सब।
जागो, होश में आओ। होश ही वह कीमिया है, अवेयरनेस ही वह कीमिया है, अवेयरनेस ही राइट अंडरस्टैंडिंग है, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी, नीर क्षीर हो जाता है। होश ही प्रज्ञा है, होश ही विवेक है, होश ही प्रज्ञा है, होश ही विवेक है, जिससे नीर क्षीर होता है। अब तुम जो है कहते हो जी हम भी नीर क्षीर कर रहे हैं क्या? बोले यह डेटाज हैं, यह इंफॉर्मेशन है, इससे यह ऐसा होता है, यह प्रमाण है, इससे ऐसा होता है, इससे वैसा होता है, इससे साबित होता है। हाँ, इससे यह साबित होता है कि यह सत्य है, इससे यह साबित होता है कि यह सत्य है। तुम गुणा भाग वाली भाषा करते हो, गुणा वाली भाग वाली भाषा से कभी कुछ साबित हुआ ही नहीं। कभी कुछ साबित हुआ है गुणा भाग की भाषा से? कभी कुछ साबित नहीं हुआ। कितने साबित करने वाले पैदा हुए, मर गए, कभी कुछ साबित नहीं कर पाए। गुणा भाग से कभी कुछ साबित नहीं होता। विज्ञान जो है अपने परम सिद्धांत बनाता है ना, 2-4 साल में ही उसकी बखिया उधड़ जाती है, नया सिद्धांत आ जाता है। बोलते नहीं ये सिद्धांत गड़बड़ है, ये सिद्धांत सही है, यह परफेक्ट है। 2-4 साल में उसकी भी बखिया उधड़ जाती है, नया सिद्धांत आ जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है। अंतिम बात पकड़ में आती ही नहीं, क्योंकि अंतिम बात कुछ होती ही नहीं है, तो पकड़ में कहां से आएगी? अंतिम सत्य जैसा कोई सत्य होता ही नहीं है जो पकड़ में आ जाए। तो कोई अंतिम सत्य है तो मतलब पूर्व के भी कुछ सत्य होंगे ना, तभी तो अंतिम सत्य है। एक सत्य है, फिर दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, ये सत्य, और बाद में अंतिम सत्य। गुणाभागी तो हुआ ना सत्य, फिर यह सत्य और वह सत्य, प्राथमिक सत्य और अंतिम सत्य। बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, चिता पे चढ़ गए, बोले यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम सत्य। वो अंतिम सत्य है? अरे मूर्खो, होश में आओ, वो क्या अंतिम सत्य है? अंतिम सत्य है तो फिर तो स्कूल का बस्ता क्यों उठाते हो? उसके बाद फिर स्कूल का बस्ता तैयार हो जाता है। तो अंतिम सत्य है तो फिर स्कूल का बस्ता आया कहां से? होश में आओ, फिर स्कूल का बस्ता उठा लेते हो, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय। तो अंतिम सत्य कहां से हुआ? होश में आओ। तुम पैदा होते हो कभी? तुम मरते हो कभी? तुम बच्चे होते हो कभी? तुम जवान होते हो? तुम बूढ़े होते हो? क्या तुम जी क्या रहे हो भाई? होश में हो? तुम कभी पैदा हुए हो? तुम कभी मरोगे? तुम कभी ऐसे हो जाते हो, तभी कभी वैसे हो जाते हो, तुम हो जाते हो। तुम परिवर्तनशील हो क्या? वही तो माया है। तुम परिवर्तनशील के साथ अपने को जोड़ लेते हो, एसोसिएट हो जाते हो। नहीं जी, ये मैं हूं, मैं अब ऐसा हो गया, मैं अब वैसा हो गया, मतलब तुम बदलते रहते हो। परिवर्तनशील के साथ तुम अपने आप को जोड़ लेते हो और तुम कहते हो ये मैं हूं, अब मैं सुखी हूं, अब मैं दुखी हूं, यह उचित है, यह अनुचित है, यह ऐसा हो गया, यह वैसा हो गया। द्वंद्व द्वैत को जीते रहते हो। परिवर्तनशील जो है वो द्वंद्व है। पूरी सृष्टि जो है द्वंद्व से संभली हुई है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक में द्वंद्व है ना? उसमें जो है धन आयन और ऋण आयन होता है। इलेक्ट्रॉन में जो है नेगेटिव फोर्स होता है, ऋण आयन होता है, और प्रोटॉन में, पॉजिट्रॉन में धन आयन होता है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है। तो सृष्टि में सब कुछ बैलेंस है, लेकिन द्वंद्व के सहारे बैलेंस है। द्वंद्व का खेल है। तो द्वंद्व का जो खेल है, उस खेल को तुम अपना होना मान ले रहे हो।
तुम खेल को खेलने वाले हो कि तुम खेल हो गए हो? तुम कहते हो नहीं खेल के खेलने वाले हम नहीं, हम खेल ही हैं। अरे खेल चल रहा है, माया चल, खेल चल रहा है, रासलीला चल रही है, तो खेल को खेल की तरह जानते रहो ना। तुम इतने हिप्नोटाइज क्यों हो जाते हो? उस खेल को अपना होना मान लेते हो, मान लेते हो ना, इसलिए तो गड़बड़ी है ना। मान्यता, झूठ को सच की तरह मान लेना और उसे जीना। अब तुम झूठ को जी रहे हो, भले सच सच बोल बोल के जियो, लेकिन जी तो झूठ को ही रहे हो ना। अब तो जो झूठ है उसके ऊपर तुम जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो ये सच है, तो क्या सच हो जाएगा? कोई झूठ है उसके ऊपर लेबल चिपका दो कि ये सच है, तो लेबल लगाने से वो सच हो जाएगा? झूठ सच हो जाता है क्या? और तुम इसी भ्रांति में पड़े हो, तुम लगातार लेबल चिपका रहे हो, जी ये सच है, ये सच है, सच है। तुम लगातार अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हो, तुम लगातार अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हो, मतलब तुम हो झूठ, झूठ हो तो झूठे को अपने आप को साबित करने की कोशिश करना पड़ता है ना। इसलिए तुम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हो कि साबित नहीं करोगे तो झूठ साबित हो जाएगा, झूठ झूठ की तरह साबित हो जाएगा ना, तो उसको सच की तरह साबित करना है तो लगातार एफर्ट करना पड़ता है। मान्यताओं के साथ लगातार एफर्ट करना पड़ता है कि यह सच है, उस मान्यता को जस्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो सच है ही नहीं। अब सच नहीं है तो उसको सच साबित करने के लिए लगातार प्रोसेस करनी पड़ेगी ना, बार बार उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जो है झूठ को बार बार दोहराना पड़ता है। वही गोएबल्स का सिद्धांत है कि झूठ को बार बार बोलते रहो तो सच की भ्रांति होने लगेगी, लेकिन लगातार बोलते रहना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो फिर वो झूठ हो जाएगा, फिर उसको दोहराते रहना पड़ेगा, दोहराते रहना पड़ेगा, दोहराते रहना पड़ेगा, ताकि जो वह जो है सच के रूप में दिखता रहे। तो दोहराना यानी लेबल चिपकाना, जस्टिफिकेशन यानी लेबल चिपकाना। झूठ के ऊपर तुम लेबल चिपकाते हो कि ये सच है। वह लेबल भी ऐसी झूठा ही होता है, तो इधर तुम अपना लगाते हो, उधर डिसअपियर होने लगता है, फिर दोबारा फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, फिर दूसरा लेवल चिपकाते हो, वो फिर डिसअपियर होता है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, झूठ है। जस्टिफिकेशन भी झूठ है, टिक नहीं पाता, उसको बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है, बार बार लेवल चिपकाना पड़ता है, बार बार लेवल चिपकाना पड़ता है, टिकता हुआ है नहीं। इसी गुणाभाग में, इसी उधेड़ बुन में तुम पैदा भी होते हो, तुम मर भी जाते हो। अब तुम कब जानोगे कि न तुम पैदा हुए तब न तुम मरोगे? ये तुम जान लो, मानना नहीं है, मान्यता नहीं। मान्यता तो तुम्हारे पास बहुत सारी है, यह चीज मान्यता वाली नहीं है ना। मान्यता तो तुम्हारे पास पूरी टोकरी मान्यता की है। तुम हो ही मान्यता, तुम मान्यता का जोड़ हो, तुम एक झूठ हो। मान्यता मतलब झूठ। तुम 100% झूठ हो, 100 में 100% तुम झूठ हो, 100%। जानना क्या है? झूठ को झूठ की तरह जानना है, सच को थोड़े ना खोजना है। सच को कहां से खोजोगे? सच कहीं गुम गया है, वो टेबल के नीचे पड़ा है क्या सच? कि रोड के किनारे गिर गया? कि कहीं अलमारी में रख के भूल गए? ढूंढो सच को। सच को कहीं तुमसे ढूंढ के निकालोगे? अरे झूठ जो है तुम्हारे, झूठ को झूठ की तरह जानना है, झूठ को झूठ की तरह जानना है। और झूठ को झूठ की तरह जानते झूठ विसर्जित हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। वो है थोड़े ना कि झूठ पता चल गया जी, अब इसकी चिता जलाएंगे या इसको झूठ को पहचानो। हाँ, झूठ को उठाओ, टोकरियों में भरो और फेंक के आते हैं दूर, कहीं वापस ना आ जाए, चलो गड्ढा खोद के गड़ा देते हैं झूठ को। अरे मान्यताएं हैं, तुम्हारे एफर्ट से, तुम्हारी एक्सरसाइज से वह एग्जिस्ट करती सी लगती है, वह एग्जिस्ट करती नहीं है। तुम्हारे लगातार एफर्ट्स, सातत्यपूर्ण चेष्टाएं
कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स, उसके कारण वह जो है उसका प्रारूप जैसा कुछ भास होता है, उसका भास होता है, आभास होता है। वो सत्य है नहीं, माया है, माया। माया का मतलब जिसका आभास होता है नहीं, लेकिन आभास होता है। उस आभास के क्यों होता है? क्योंकि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, उसको आभासित करने के लिए कुछ कर रहे हैं, लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको काल्पनिक रूप से प्रोड्यूस कर रहे हैं। काल्पनिक रूप से आकाश में कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ होता नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यूस ड्रॉ करना पड़ता है ताकि कुछ फिगर दिखे। अब मैं ऐसा 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 करूं तो तुम्हें लगेगा हाँ हाँ कुछ गोला है, गोला है, गोला है। यार हाथ ऐसा करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ कोई सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है। और जैसे मैं रुक जाऊं तो सर्कल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि बना ही नहीं था वो, तो सर्कल तो बना ही नहीं था, तो मिटेगा कहां से? अरे बनता तो मिटता ना। अब तुम स्काई में ड्रॉ कर रहे हो, सारी मान्यताएं तुम्हारी क्या है? तुम आकाश में कुछ ड्रॉ कर रहे हो और ड्रॉ कुछ होता ही नहीं है। तुम्हें लगातार उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो लगातार ड्रॉ करते रहना पड़ता है। तुम्हारा सेपरेशन है क्या? तुम लगातार कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो कि यह मैं हूं, या मैं हूं, या मैं हूं, और यह मैं नहीं हूं, यह तू है। तू को भी मान्यता देते हो ताकि मैं को मान्यता मिल जाए। सब एक दूसरे को एक दूसरे के झूठ को संभाले बैठे। सारे लोग जो है एक दूसरे के झूठ को संभाले बैठे हैं। दूसरे लोग तुम्हारे झूठ को ना संभाले तो तुम्हारा झूठ वैसे भी नहीं टिकेगा। इसलिए मास हिप्नोटिज्म काम करता है कि सब एक दूसरे के झूठ को संभाले बैठे हैं, तभी काम कर पाता है। मैं तुम्हारे सेपरेशन को मान्यता देता हूं, तुम मेरे सेपरेशन को मान्यता दो। जियो और जीने दो। मैं तुम्हें जीने दे रहा हूं, तुम मुझे जीने दो। क्या है? मैं तुम्हारे सेपरेशन को मान्यता देता हूं, तुम मेरे सेपरेशन को मान्यता दो। ऐसे भी सिद्धांत चलते हैं ना। हम एक दूसरे के झूठ को संभाले चल रहे हैं, संभालते रह रहे हैं, संभालते चल रहे हैं। इसलिए साधना में एकांतवास की बात कही जाती है। एकांत में रहो, क्योंकि तुम्हारे जो दूसरे लोग तुम्हारा झूठ संभाल रहे हैं, जो जब तुम्हारा झूठ नहीं संभालेंगे तो फिर तुम्हारे झूठ गिरने लगेंगे। तुम्हारे झूठ जो है गिरने लगेंगे। इसलिए एकांतवास की जरूरत पड़ती है, या फिर संघ की जरूरत पड़ती है कि संघ में जो है तुम्हारे झूठों को नहीं संभाला जाएगा। और सदगुरु कौन होता है? जो डंडा लेके बैठा है, तुम्हारे झूठों को तोड़ता रहता है। डंडा भी अदृश्य होता है। जैन डंडा कैसा होता है? अदृश्य होता है। तुम्हारे झूठ भी अदृश्य होते हैं। अदृश्य डंडा अदृश्य झूठों को तोड़ देता है, झूठ से झूठ कट जाता है। तो जितने झूठ विसर्जित होंगे उतना जो है ग्रेजुअल विकास जैसा कुछ प्रतीत होगा। मान्यताओं का विसर्जन, तुम निर्भर होते जाओगे, थोड़े हल्के होते जाओगे। निर्भर हल्के होने का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हर मान्यता को संभालने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है लगातार। सबकॉन्शियसली तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, सबकॉन्शियसली तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, इसलिए तुम बड़े थके हुए बोर्डम भरे हुए तकलीफ में इसलिए लगते हो, क्योंकि तुम जो है सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। इतनी सारी मान्यताओं को संभालना है, उनको संभालना आसान थोड़ी ना है, उनको जिंदा रखना पड़ता है। उनको जिंदा रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तुम भले ऐसे शांत दिख रहे हो, नहीं, तुम्हारे भीतर बहुत हलचल है, बहुत हलचल है। इतनी हलचल है कि तुम्हें दिख जाए तो तुम घबरा जाओगे, इतनी हलचल है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो हलचल है ना, वो उतनी बड़ी हलचल नहीं है।
यह उतनी बड़ी हलचल नहीं है जितनी तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के भीतर हलचल है। बहुत ज्यादा हलचल है। देखते नहीं, एक विचार गया नहीं कि दूसरा आने के लिए खड़ा है, दूसरा गया कि नहीं कि तीसरा आने के लिए खड़ा है। यह हलचल है ना, लेकिन ये हलचल पूरी हलचल नहीं है। ये लेयर जैसी हटेगी ना तो भीतर की दूसरी लेयर दिखेगी, इससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड है उसकी। वो दूसरी लेयर हटेगी ना तो तीसरी लेयर दिखेगी, उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड है उसकी। तीसरी लेयर हटेगी तो चौथी लेयर दिखेगी, उसकी स्पीड उससे 10 गुना ज़्यादा है। उतरते जाओ नीचे, उतरते जाओ नीचे। वही तो हम कहते हैं, अभी तुम्हें लगता है कि 1 घंटे में तुम जो है 100 विचार कर लेते हो। अरे अगली लेयर में उतर के देखो ना, 1 घंटे में तुम 1000 विचार कर लेते हो। और अगली लेयर में उतर के देखो, तुम लाख विचार कर लेते हो। और अगली लेयर में उतर के तुम करोड़ों विचार कर लेते हो 1 घंटे में। और गहरे गहरे जाओगे तो 1 सेकंड में तुम जो है करोड़ विचार करते हो। 1 सेकंड में तुम 1 करोड़ विचार भी करते हो। तुम्हारी पूरी ऊर्जा वही इन्वेस्ट हो रही है। ऊर्जा क्या है? भौतिक है ना। एनर्जी क्या है? भौतिक है ना, मैटर है ना, पदार्थ है ना। विचार भी पदार्थ है, मैटर है। इतना ज्यादा अंदर सब चल रहा है। तुम जो है एक पत्थर जो है अंतरिक्ष में, स्पेस में फेंक दो। जिस गति के साथ, जिस ताकत के साथ तुमने फेंका, वह उस गति से चलता रहता है, ठहरता नहीं है। वह ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर जाकर के ठहर जाएगा। उसकी गति फिक्स हो गई। वह सदा चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा और उसी गति से चलता रहेगा। एक बार जो उसमें ताकत दे दी, उस ताकत से सदा चलता रहेगा। तुम अपने अंतराकाश में, इनर स्पेस में कई चीजें तुम जो है कुछ ताकत लगा के छोड़ देते हो, और वो चलता रहता है, चलता रहता है, ठहरता नहीं। वह फिर वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तुमने जन्मों जन्मों में जो कुछ ढंग से नहीं जिया है, तुम कॉन्फ्लिक्ट में जो कुछ भी जिए हो, अधूरा रह गया, वह मोमेंट में है। जो भी अधूरा जिया है ना तुमने, वह तुम्हारे अंतराकाश में चक्कर काट रहा है। अब तुम अंतरिक्ष में कोई भी एक पत्थर फेंकते हो तो क्या वो सीधी रेखा में चलेगा? सीधी रेखा होती ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने कहा हुआ है, सीधी रेखा कोई खींच के बता दे, हम उसको बहुत बहुत धन देंगे। जितना जो सबसे बड़ा धनी आदमी है ना, उसके बराबर का धन उसे दे देंगे। सीधी रेखा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तुम कोई भी अंतरिक्ष में चीज, कोई पत्थर या कोई भी चीज ऐसे फेंक दोगे ना, वो चलेगी। वो किसी सर्कल में चलेगी। सर्कल बड़ा भी हो सकता है 1000 साल में सर्कल पूरा हो, करोड़ साल में पूरा हो। किसी न किसी केंद्र को वो फॉलो कर रहा होगा, किसी न किसी केंद्र को वो फॉलो कर रहा होगा, और किसी न किसी साइक्लिक मूवमेंट में है, क्योंकि सारी मूवमेंट साइक्लिक ही होती है यहाँ पर। तो जो है, तुमने कोई भी मान्यता, कोई विचार, कोई आग्रह, कोई दुराग्रह अपने अंतरिक्ष में डाल दिया, ठीक से जिए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट में जिए हो, बात पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारे अंदर वो चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा। किसी में तुमने ज़्यादा ताकत लगाई ना, उसका सर्कल छोटा होगा, वो ज़्यादा चक्कर मारेगा, बार बार तुम्हें ख्याल आएगा। बार बार ख्याल आने का मतलब है उसमें ताकत ज़्यादा लगा दिया तुमने, तो वो उसका सर्कल हो जाएगा छोटा और वो फास्ट घूमेगा। वो बार बार तुम्हारे सरफेस में आकर हिट करेगा। तुम्हारे सरफेस में मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो संधि क्षेत्र है, जहाँ पर वो इंटैक्ट होते हैं, वह सरफेस होता है।
वहाँ पर बार बार आके हिट करेगा, प्ले करेगा अपने आप को, सरफेस में आकर बार बार प्ले करेगा वह। यदि उसमें तुम्हारा आग्रह बहुत ज़्यादा है, तो तुमने ज़्यादा ताकत लगा दी है उसमें, तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ा रहा हो, तुमने अपना इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा कर दिया हो, सब तुम्हारे ही तो इन्वेस्टमेंट हैं, अरे तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुमने ही तो पैदा किए हैं, तुम्हारे ही तो माँ बाप हैं, सॉरी तुम ही तो उनके माँ बाप हो। जितने भी ये चीज़ें हैं सब तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, जितने भी धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, सब तुम्हारे ही हैं, तुमने पैदा किया है इन्हें। और वो जो है सरफेस पर आके प्ले करते हैं और तुम उन पे रिएक्ट करते रहते हो। और जब बेटा 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 बहुत दिनों बाद देखा, कैसा है, हाल चाल ठीक है तेरा, ओ मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा, आजा आजा, तुम जो है उसके साथ एसोसिएट हो जाते हो, मोह माया में फंस जाते हो, उसे फीड करते हो, अपना खून पिलाते हो। देखते नहीं, जैसे ही प्ले होता है तुमने रिएक्ट किया, तुम उसके साथ एसोसिएट होते हो, तुम्हारी ब्रीद हैक हो जाती है, तुम्हारा ब्रीद का पैटर्न उसके अनुरूप हो जाता है, और जो भी पैटर्न है उसके अनुरूप तुम्हारा ब्रीथ पैटर्न भी हो जाता है, वह सिमिलर हो जाते हैं, और तुम्हारे प्राण की ऊर्जा जो है उसे मिलने लगती है। तुम अपनी प्राण ऊर्जा को उसे पिलाने लगते हो, रिएक्ट करते ही तुम उसे अपनी प्राण ऊर्जा को उसे पिलाने लगते हो। फिर अगला आता है, तुम उस पर रिएक्ट करते फिर उसे पिलाने लगते हो। होश में आओ, तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो भाई? इस कूड़े कचरे को इतना संभाल रहे हो, अपना खून पिला रहे हो। तुम खून पिला किसको रहे हो? अपनी एनर्जी, अपनी प्राण ऊर्जा तुम उसे पिला रहे हो। होश में आओ, जो भी प्ले चल रहा है उसको देखो। ये थोड़े गड़बड़ वाले प्ले हैं, पहले इन्हें देखना पड़ेगा, इनकी राइट विटनेसिंग करनी पड़ेगी। जो गड़बड़ प्ले तुमने जो है नृत्य किया, गलत तरीके से नृत्य कर लिया, तुम्हारा डांस जो है गड़बड़ डांस है, लेकिन गड़बड़ डांस को तुम्हें ही भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। उसको ठीक से देखो, ठीक से देखोगे, राइट विटनेसिंग होगी तो प्ले होगा और डिजॉल्व होते जाएगा, प्ले होगा डिजॉल्व होते चले जाएगा। तो क्या होगा उसकी जगह पर, क्या होगा? कॉस्मिक रिदम एंटर कर जाएगी उस जगह पर। कॉस्मिक रिदम यानी कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा। कॉन्शियस माइंड यानी क्या? जो कॉस्मिक रिदम का हिस्सा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तुम्हारा पर्सनल क्रिएशन है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तुम्हारा पर्सनल क्रिएशन है। और कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉस्मिक रिदम है, वह कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मॉस, अंतरिक्ष, अनंत, आकाश, निर्गुण, निराकार, यही गुण होते हैं किसके? कॉन्शियस माइंड के। कॉन्शियस माइंड जो है, जहां पर कोई विचलन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, चैतन्य है सिर्फ। क्या है? चैतन्य है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, एफर्टलेस। और उसकी एफर्टलेसनेस में उसके गुण धर्म समाये हुए हैं। उसका स्वभाव है क्या? जानना, नोइंग। कैसी नोइंग? जैसा है, जैसे को तैसा जानना, एज इट इज, एफर्टलेस नोइंग है। किसका स्वभाव? चैतन्य का स्वभाव है। चैतन्य का इसका स्वभाव है एफर्टलेस नोइंग, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना। और करना क्या है? कुछ नहीं करना। परम चैतन्य क्या करता है? कुछ नहीं करता। होता सब उसी से है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। होता सब उसी से ही है और करता वो कुछ भी नहीं है।
तो जो है न करने में जब प्रतिष्ठित हो जाओगे तो जो करने की प्रक्रिया है वह विड्रा होती जाएगी। यानी करने की प्रक्रिया यानी क्या? वह पागलपन, सबकॉन्शियस माइंड पागल ही तो है ना। तुम्हारे जो विचार चल रहे हैं लिख के देखो ना और खुद ही पढ़ लो ना, तुम्हें लगेगा ये पागलपन है, निरा पागलपन है। तुमको लगेगा कि मेरे से बड़ा कोई पागल होगा क्या दुनिया में? तो अपने विचार लिख के तो देखो, तुम्हें लगेगा सबसे बड़ा पागल मैं ही हूं दुनिया का। अपने विचार को लिखो और वापस पढ़ लो, एज इट इज लिखो और पढ़ लो। तुम अपने आप में ही साबित हो जाओगे दुनिया के महापागल तुम ही हो। तो जो है सबकॉन्शियस माइंड विड्रा हो जाएगा न करने में प्रतिष्ठित होगे तो। लेकिन प्ले तो दिखाएगा ना, भोग तो करना पड़ता है ना, कर्म प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है। अब तुम दुनिया में उसे भोगना चाहते हो, कर्म प्रारब्ध को तो बड़ा लंबा खींचेगा। एक एक भोग को भोगना कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता है एक एक भोग को भोगना भी, है ना। उनको भोगोगे, निपटाओगे तो भोगते भोगते फिर नए कॉज नहीं क्रिएट हो जाएंगे। फिर उसमें तुम कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो भोग के भी नहीं भोगा, वापस जो है अपडेट होकर के फिर अपना अंदर चला जाएगा। भाई ठीक से नहीं भोगा तो भोग के हुआ कहाँ? सम्यक भोग से ही तो विसर्जित होगा ना। अब सम्यक भोग हुआ ही नहीं, तुम्हारे उसमें भी शर्तें लगी हुई कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, मतलब सम्यक भोग हुआ नहीं। सम्यक भोग का अर्थ है कि तुम कुछ नहीं करोगे, जैसा हो रहा है उसे होने दो, एक्सेप्ट, टोटल एक्सेप्टेंस। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता, तो करोगे क्या? अरे उसे प्ले होने दो ना, इनर स्पेस में प्ले होने दो ना, उसे प्ले होने दो और कुछ न करते हुए जानते रहो। संस्कारों की उदीर्णा होगी और निर्जरा होगी। क्यों होगी निर्जरा? क्योंकि समता पुष्ट है, मतलब अवेयरनेस कंप्लीट है। और तुम कुछ कर नहीं रहे हो समता में, इक्वानिमिटी में तुम कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ जाना जा रहा है। जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जो प्ले हो रहा है, उसे जाना जा रहा है, उसे समझना क्यों है? तुम इतने समझदार हो कि तो हर चीज को समझना चाहते हो। तो तुम्हारी समझदारी तो तुम्हें स्कूल का बस्ता उठवाएगी। समझदार आदमी को बराबर स्कूल का बस्ता तैयार में मिलेगा, है ना। वो पैदा भी होगा, मरेगा भी। समझदार आदमी हमेशा पैदा होता है, मरता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मरता है, फिर स्कूल का बस्ता उठाता है, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय। समझदार आदमी की यही लक्षण है, ऐसा ही होता है। अपनी समझदारी क्यों दिखाते हो? कहीं पे भी उंगली कर देना, कहीं पे भी टांग फंसा देना। शर्म नहीं आती तुम्हें? कहीं भी टांग फंसा देते हो, कुछ भी देखा और टांग फंसाई, कुछ भी देखा टांग फंसाई। होश में हो, हर जगह टांग फंसानी है तुम्हें, जहां देखो वहीं टांग फंसा देते हो। कुछ तो शर्म करो। समझना बाद में होता है, पहले ही तुम टांग फंसा देते हो। अरे सम्यक समझ क्या होती है? सम्यक समझ होती है दूर से जानते रहना। जानते रहने का मतलब एनालिसिस करना नहीं। तुम हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार, तुम उसे एनालाइज करते हो, सही है कि गलत है, क्या है, कैसा है, क्यों है। गुणा भाग तुम्हारे स्टार्ट। कब होश में आओगे? अरे गुणा भाग मत करो भाई, जो जैसा उसको जानते रहो। मानते मानते तुम इस हालत में आ गए हो, अब जानो। मानना बहुत हो गया, अब जानो। जानने से मान्यताएं जाती हैं, जानने से मान्यताएं विसर्जित होती हैं। मानने से मान्यताएं विसर्जित नहीं होते, जानने से विसर्जित होती हैं। जैसा का तैसा उसे जानो, मान्यता को प्ले करने दो, प्ले करने दो, अपनी टांग मत फंसाओ।
अपना ज्ञान मत बघारो, अपनी इंटेलिजेंस बीच में न लाओ, बस जैसा का तैसा जानते रहो। जैसा का तैसा जानना होगा तो मान्यता अपना प्ले करके विसर्जित हो जाएगी, निर्जरा हो गई संस्कार की। तो धीरे धीरे जो है तुम जैसे जैसे ठहरोगे टाइम इल्यूजन खत्म होते जाएगा। गति के कारण टाइम इल्यूजन है ना, तुम ठहरोगे तो टाइम इल्यूजन खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि तैसा जानने के लिए तुम्हें ठहरना तो पड़ेगा ना, मतलब तुम उस दौड़ भाग के साथ अपना एसोसिएशन तोड़ रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम तो ठहरे हुए हो। तो एसोसिएशन के कारण तुम्हें लग रहा था कि मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये पाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारा तो एसोसिएशन के कारण ही था ना। तुम जो है परिवर्तनशील के साथ एसोसिएट हो रहे हो, उसके कारण ही तो समस्या है ना। अब परिवर्तनशील के साथ तुम एसोसिएट होना बंद कर दिए तो प्ले चल रहा है, तुम चुपचाप जान रहे हो, मानने का रोल ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम ठहर गए ना। ठहर गए ना, ठहर गए तो क्या हो गया, बात बनने लग गई, टाइम इल्यूजन के तुम बाहर होने लगे। तुम देशकाल के पार हो, तुम देशकाल के भीतर नहीं हो। तो क्या होगा, तुम जैसे ही उधर पीछे अंदर ठहरने लगोगे, अपने केंद्र की तरफ बढ़ने लगोगे, तो वो जो एक संस्कार आया, प्ले किया गया, तुम्हारा आधा घंटा खा गया, अगला संस्कार आएगा 20 मिनट खाएगा, अगला संस्कार आएगा 10 मिनट खाएगा, अगला संस्कार आएगा 1 मिनट खाएगा, फिर जो है स्पीड बढ़ती जाएगी। 1 सेकंड में तुम हजारों हजारों संस्कार के प्ले देख लोगे, प्रॉपरली देखोगे। ऐसा नहीं कि कुछ चूक गया, अरे अरे इतना फास्ट किया मुझे दिखा नहीं। हाँ, तुम्हारी क्षमता बहुत ज़्यादा है, जितना तुम ठहरोगे उतना तुम जो है उसका भोग कर पाओगे। 1 सेकंड में लाखों लाखों संस्कारों की उदीर्णा होगी और निर्जरा हो जाएगी, एक एक सेकंड में। और तुम तो समय के बहुत दूर जा रहे हो ना, और तुम दूर जाते जा रहे हो और दूर जाते जा रहे हो। तुम्हारा केंद्र, तुम अपने केंद्र की तरफ मुंह कर रहे हो, तुम केंद्र की तरफ प्रतिष्ठित होते जा रहे हो। और ऐसे होते 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 सब विसर्जित हो जाएगा, सारे संस्कार विसर्जित हो जाएंगे और तुम केंद्र में पहुंच जाओगे। जैसे ही तुम केंद्र में पहुंचोगे तुम भी गायब हो जाओगे। परिधि खत्म हो गई तो केंद्र भी खत्म हो जाएगा, परिधि खत्म हो गई तो केंद्र भी खत्म हो जाएगा। दोनों खेल खत्म, पैसा हजम। न कोई परिधि बची, न कोई केंद्र बचा। यही तो मुक्ति है। और मुक्ति क्या है? सेंटर, सेंटर, अरे सेंटर को भी जाना ही पड़ेगा। सेंटर है तो बीमारी है ना, सेंटर है तो फिर परिधि बनी जाएगी ना, सर्कल्स नहीं बन जाएंगे। सेंटर है तो सेंटर कुछ ना कुछ न कर रहा होगा। अरे सेंटर है तो फिर वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं लगाएगा अपनी, खींच न लेगा कुछ ना कुछ, समस्या को इनवाइट नहीं कर लेगा। सूर्य यदि किसी केंद्र में है तो उसकी एनर्जी जो उसने बांध के रखी है बहुत सारी, उसे बहुत सारे ग्रह चक्कर मार रहे हैं। ये सूर्य जो है क्यों टिका हुआ है? वो भी किसी केंद्र के चक्कर मार रहा है। गैलेक्सी में बहुत सारे सेंटर्स बने हैं जिनके आसपास चक्कर लगता रहता है। गैलेक्सी का अपना सेंटर है, उसमें बहुत कुछ चल रहा है। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जो है ना, वो भी किसी सेंटर को फॉलो कर रही है ना। यूनिवर्स, मल्टीवर्स, आगे के और वर्ष 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 क्या है, कोई और सेंटर है, उसमें ये सब गोल गोल चक्कर मार रहे हैं, घन चक्कर बने हुए हैं। पूरा खेल ही घन चक्कर वाला खेल है, गोल गोल चक्कर, घन चक्कर। काहे घन चक्कर बने फिरते हो भाई? थके नहीं अभी तक घन चक्कर बने हुए हो? कब थकोगे? कब थकोगे? चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। अरे घन चक्कर क्यों बने पड़े हो? होश में आओ, ठहर जाओ। शर्म नहीं आती गोल गोल चक्कर लगाते लगाते?
जन्म जन्म हो गए, करोड़ों जन्म हो गए, अरबों जन्म हो गए, गोल गोल चक्कर मारते मारते। ठहर जाओ, थमो, थम जाओ, देखो समस्या है ही नहीं, तुम क्रिएट कर रहे हो समस्या। समस्या तुम्हारा क्रिएशन है, समस्या कहीं है ही नहीं। अब तुम कहते हो समस्या है, इसका समाधान जरूरी है। अरे तुम ठहर तो जाओ, ठहर जाओ, समस्या को अपना स्वरूप खोलने दो। तुम ठहरोगे, देखोगे समस्या तो अपने आप डिजॉल्व हो रही है ही नहीं समस्या। समस्या अपने आप डिजॉल्व हो रही है, तुम बस ठहरो तो सही, ठहरना तो सीखो। सिर्फ ठहरना सीखना है, ठहरते ही बात बन जाती है। ठहरना छलांग है ना। अब ग्रेजुअली तुम कोशिश करते रहते हो, ठीक है। इतनी सारी हाइपोथेसिस जी रहे होते, एक हाइपोथेसिस ये सही कि ग्रेजुअल ग्रोथ। और छलांग का यही अर्थ है कि तुम जो है ठहर गए, तुमने पागलपन छोड़ दिया अपना, दौड़ भाग का, गुणा भाग का। सारी भ्रांतियां एक साथ विसर्जित हो जाती हैं। तुम ठहर गए तो सब सही है, और सब सही है ही। तुम सही के लिए मौजूद नहीं हो, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो कि तुम्हें सही करना है। कुछ गड़बड़ है, इसको सही करना है, कुछ गड़बड़ है, इसे सही करना है, ये गड़बड़ है, इसे सही करना है, इसे सुधारना है, इसे ऐसा करना है, इसे वैसा करना है। तुम अपनी एक्सरसाइज छोड़ दो, रिलैक्स, तुम देखोगे एवरीथिंग इज परफेक्ट। अरे जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, सब कुछ सही है, गलत कुछ है ही नहीं। और तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे सारा पागलपन, सारा आग्रह दुराग्रह सब विसर्जित हो जाएंगे। ये सब आग्रह दुराग्रह क्या है? टूल्स है ना तुम्हारे, कि चीजों को ठीक करना है, गड़बड़ है ठीक करना है। परमात्मा को अकल है नहीं, गड़बड़ करके बैठा है, परमात्मा को ठीक करना है। ये सब तुम्हारे टूल्स ही तो है ना, आग्रह दुराग्रह, ये वो सब तुम्हारे जो पैटर्न्स हैं। कुछ करने के आग्रह दुराग्रह ही तो है ना, पैटर्न है ना, कुछ करना है ना, कुछ प्रोग्रामिंग है ना। उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से तुम अस्तित्व को ठीक करना चाहते हो। उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से तुम क्या करना चाहते हो? अस्तित्व को ठीक करना चाहते हो। अस्तित्व गड़बड़ है, गलत है, अकल नहीं है अस्तित्व के पास में, एग्जिस्टेंस के पास में। तुम्हारे पास अकल है और तुम अपनी अकल से उसे ठीक करना चाहते हो। बुद्धिमान तुम हो, अस्तित्व बेवकूफ है, परमात्मा बेवकूफ है, अकल सिर्फ तुम्हारे पास है। तो तुम अपनी अकल से गलत परमात्मा को ठीक करना चाहते हो। ये सब तुम्हारे टूल्स ही तो है ना, तुम्हारी धारणाएं, पूर्व धारणाएं, अहंकार, ये सब क्या है? तुम्हारे टूल्स ही तो है ना। अब तुम्हें जब सारा पागलपन दिख जाए, तुम ठहरोगे तो दिखेगा, तो सब विसर्जित हो जाएगा। तुम्हें दिखेगा एवरीथिंग इज परफेक्ट, इसमें सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, इसमें सुधारने की जरूरत कहाँ है भाई? क्या सुधारने की जरूरत है? कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है। तो शांत हो जाते हो, शांत हो जाते हो, केंद्र भी विसर्जित हो जाता है, परिधियां भी विसर्जित, केंद्र विसर्जित। तभी पूर्ण परमानंद होता है। क्षुद्र के साथ आनंद होता ही नहीं है। तुम सोचते हो कि क्षुद्र में कुछ आनंद है और उसी को पूर्ण करना है। अरे वहां आनंद आनंद कुछ नहीं होता, तुम्हारे भ्रम है। क्षुद्र के साथ में सुख और दुख होते हैं, तुम्हारी परिकल्पनात्मक होते हैं, सत्य नहीं है सुख और दुख, सापेक्षिक घटनाएं हैं, है ना। कुछ संवेदनशीलता तुम्हारे फेवर में है तो वह सुख हो गई, विरोध में है तो दुख हो गई। सिर्फ ऐसा ही है और कुछ नहीं है। ठहर जाओ, कहाँ ग्रेजुअल के चक्कर में पड़े हो।
बस थोड़ा सा ठहर जाओ, चीज़ों को सुधारने की कोशिश मत करो, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। कॉस्मिक रिदम अपने आप सब सुधार देती है, तुम्हारी सारी भ्रांतियों को ठीक कर देगी और तुम्हें फिर वो दृष्टि मिलेगी कि हाँ तो ठीक ही था, ठीक करने का सवाल कहाँ था। सदा से शाश्वत रूप से सब कुछ परफेक्ट है, ये लीला अपने आप में परफेक्ट है। यह महारास हमेशा से चल रहा है, अनादि काल से शाश्वत है और हमेशा अपने परफेक्टनेस में है। इसमें कभी कोई गड़बड़ हुई नहीं, कॉस्मिक रिदम में कभी कोई गड़बड़ हुई नहीं। तुम्हारी अपनी भ्रांतियां हैं, उसमें कोई गड़बड़ी कभी नहीं हुई। तुम अपने क्षुद्र प्रयासों को विड्रॉ करो, तुम विराट हो जाओगे। आज की सभा यहां समाप्त करें।